सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पुनः आप लोगों के बीच में और एक नए विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। वो जो हमारा विषय होगा वो स्टेट होगा। ये राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते यह जानना और बहुत गहनता के साथ जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जितनी गहनता के साथ हम इसका अध्ययन करेंगे उतना बेहतर तरीके से हम इसे समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम किन किन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। आपके यहाँ जो सिलेबस में जो दिया गया है, जो आपके विषय में जो दिया गया है, जो आपके चैप्टर्स में जो आएंगे, वह है केवल राज्य की परिभाषा और तत्व है। केवल आपके स्टेट डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स की केवल चर्चा की गई है। लेकिन मैं इसे वृहद रूप में आपसे चर्चा करूंगा। मैं कुछ और भी चीज़ें इसमें बताऊंगा, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल साइंस को आप पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उसे आप बेहतर तरीके से पढ़ें और थोड़ा सा ज़्यादा डीप स्टडी अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। देखिए, हम इसमें जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं। मैं कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट की हम चर्चा करेंगे। हम एक स्टेट की चर्चा करेंगे। हम दूसरा इसमें हम चर्चा करेंगे, मीनिंग की चर्चा करेंगे कि मीनिंग ऑफ द स्टेट की बात हम करेंगे। तीसरा सेगमेंट इसी में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट की हम चर्चा करेंगे। हम चौथा इसी में आपसे चर्चा करेंगे स्टेट एंड सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवा हम चर्चा करेंगे स्टेट स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी की चर्चा करेंगे हम छठवां टॉपिक इसी में पढ़ेंगे स्टेट एंड नेशन की भी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं एक बार हिंदी में बता दूं। मैं पहले राज्य की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे हम मीनिंग, इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे हम इसके एलिमेंट्स, इसके जो तत्व हैं उनके, राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। स्टेट एंड सोसाइटी की बात करेंगे, राज्य और समाज की बात करेंगे। राज्य और हम नागरिक समाज की बात करेंगे। सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक समाज की बात करेंगे। और इसमें फिर हम पढ़ेंगे स्टेट एंड नेशन की बात करेंगे। राष्ट्र और राज्य की बात हम करेंगे। एक सातवां पॉइंट्स भी आपसे मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा। वह जो होगा वो होगा राइज एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन, सॉरी मॉडर्न नेशन। आधुनिक राष्ट्र राज्य की आप लोग जो चर्चा करते हैं उसकी बात हम करेंगे कि आधुनिक राष्ट्र राज्य जो है हमारा, आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास किस तरह हुआ, इसका डेवलपमेंट की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और तब यह हमारा विषय पूरा होगा। इतनी चीज़ें हम इस विषय में, हम इस टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हम पहला टॉपिक जैसे मैं अपना लेता हूँ, जो मैंने पहला इसमें सब टॉपिक मैंने बना रखा है, वो सब टॉपिक जो मेरा है कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। हम कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट की जैसे बात करते हैं, अगर आप देखिए सामान्यतः राज्य कहते किसे हैं। अगर आप राज्य कहते हैं तो मैं अगर आपसे पूछूं आप किस राज्य में रहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश की भी चर्चा करते हैं, आप एमपी की चर्चा करते हैं, आप गुजरात की चर्चा करते हैं, आप छत्तीसगढ़ की चर्चा करते हैं, आप चंडीगढ़ की चर्चा करते हैं, आप तमाम सारे राष्ट्रों की आप चर्चा करते हैं, राज्यों की चर्चा आप करते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि प्रांत हैं ये, और राष्ट्र के रूप में, अगर राज्य के रूप में देखा जाए तो भारत को हम राज्य माने। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए अलग अलग है। यहाँ पर जो हमारे ये थे, ये हमारे प्रांत हैं, जिसको हम आज हम राज्य कह रहे हैं, एक्चुअली हमारे प्रांत हैं ये। और जो हमारा भारत था ये हमारा एक राज्य हो गया। ये क्या कहते हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट में अगर आप देखिए, ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, ये आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट में जब आप विस्तृत आपकी सोच होगी, आपका जो सोचने का जो दायरा होगा, पढ़ने का जो दायरा होगा, वह आपको बताएगा कि भारत क्या है। भारत एक राज्य है, उसकी अपनी एक सीमाएं होंगी, उसके एलिमेंट्स में आपसे चर्चा करूंगा। एलिमेंट्स में आपको बताऊंगा कैसे वो होता है। देखिए साथियों, हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के होने के नाते राज्य का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन राज्य के अध्ययन को अगर आप देखेंगे तो बहुत भ्रामक अर्थ में दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, अगर आपको देखना होगा, तो जैसे मैंने अभी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को मैंने चर्चा की और फिर मैंने भारत के बारे में बताया। अगर और ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आप जाएंगे तो भारत तथा अमेरिका में के जो संविधानों में जो चर्चाएं की गई है, संघ की इकाइयों को राज्य कहा गया है। लेकिन राजनीति विज्ञान की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, राज्य नहीं वरन राज्य की इकाइयां मात्र हैं।
दोनों देखिए, दोनों चीज़ों में अंतर है। इसलिए क्या कहते हैं, राज्य शब्द का जो प्रयोग है वो क्या है, अत्यधिक विशिष्ट हो जाता है, महान हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है। इसलिए हमें राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैज्ञानिकता है वो स्पष्ट करेंगे हम। उस स्पष्टता में आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान हमें राज्य कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका हमें अध्ययन की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए, इसी अध्ययन के क्रम में हम कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट की बात कर रहे थे। कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट की जब आप बात करते हैं तो आपके पास 3 तरह की विचारधाराएं आती हैं। देखिए, मैंने पहले इस पर चर्चा कर चुका हूँ। 3 तरह की विचारधाराएं देखिए कैसे आएंगी। पहली तो आपकी ट्रेडिशनल होगी। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, जो पारंपरिक आपकी होती है, पारंपरिक जो ज्ञान होता है, पारंपरिक जो संकल्पना होती है, हम इस पे चर्चा करेंगे। दूसरी आपकी जो होती है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब है या तो इसको क्लासिकल बोल लीजिए या तो आप आधुनिक परिभाषा, आधुनिक दृष्टिकोण आपका होगा। आधुनिक दृष्टिकोण के 2 पैरामीटर्स आपके होंगे, एक व्यवहारवादी होगा और एक व्यवहारवादी को आप बिहेवियरिज्म आप बोलेंगे, बिहेवियरिज्म बोलेंगे। और यहाँ पे दूसरा आपका जो होगा वो क्या होगा, मार्क्सवादी होगा। देखिए, अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिएगा अपना। ये जो परंपरावादी या द ट्रेडिशनल जो आपका अप्रोच है, ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है, यह ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आपका जो दे रहे होंगे, यहाँ पे 2 तरह के राइटर होंगे। एक आपके गैटल होंगे, एक गैटल महोदय होंगे, दूसरे कौन होंगे, गार्नर महोदय होंगे। देखिए, गैटल महोदय क्या कहते हैं, गैटल ने क्या किया है कि पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत उन्होंने जो राज्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। और इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉलिटिकल साइंस की एक किताब लिखी इन्होंने। उस किताब का नाम ही पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें इन्होंने राज्य के विज्ञान की बात की। राज्य को विज्ञान मान लिया, सीधे सीधे राज्य को क्या किया उन्होंने, विज्ञान मान लिया। गार्नर भाई साहब ने भी एक किताब लिखी। गार्नर ने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, यह जो किताब इन्होंने लिखी, इन्होंने यहाँ तक कह डाला कि राजनीति विज्ञान और शासन की तो उन्होंने चर्चा की, लेकिन इस किताब में इन्होंने लिखा कि राजनीति विज्ञान का जो आरंभ होता है और जो अंत होता है वह किससे होता है, राज्य से होता है। अब देखिए, राज्य की महत्ता को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। राज्य को यहाँ पे भी महत्वपूर्ण गैटल महोदय ने बताया अपनी पुस्तक में, और गार्नर महोदय ने अपनी पुस्तक में अलग अलग तरीके से उसको बताने का प्रयास किया। इसी में अगर आप देखेंगे, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम मॉडर्न की बात कर रहे थे या क्लासिकल की बात आप कर रहे थे, इस क्लासिकल की थियरी को अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने बताया था इसमें 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक बिहेवियरिज्म वाले मिलेंगे, ये व्यवहारवाद वाले मिलेंगे। दूसरे आपके क्या कहते हैं, मार्क्सवादी मिलेंगे, मार्क्सियन थियरी आपको मिलेंगे, मार्क्सवादी विचारधारा वाले मिलेंगे। देखिए, बिहेवियरिज्म वाले जो मिलेंगे यहाँ पे केवल आपको मिलेंगे कौन, डेविड ईस्टन की चर्चा हम कर रहे होंगे। यहाँ पे चर्चा आप कर रहे होंगे मार्क्स की। ध्यान रखिएगा, राइटर्स को जरूर ध्यान रखिएगा, कोट करिएगा। जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो इन राइटर्स की चर्चा आपको करनी ही करनी है, क्योंकि बिना इनको छोड़े आप नाम काम नहीं कर सकते। देखिए, डेविड ईस्टन साहब ने क्या किया, 1953 में डेविड ईस्टन साहब ने ए पॉलिटिकल साइंस एंड इंक्वायरी इन द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये किताब इन्होंने लिखी। इस किताब में क्या कहते हैं, इन्होंने बताने की कोशिश की। किताब का नाम थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंक्वायरी इन द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यह किताब इन्होंने 1953 हाँ, इस समय किताब लिखी गई थी। और किताब में बिल्कुल स्पष्टता इसकी चर्चा कर दी गई थी कि यह जो पॉलिटिकल साइंस है, यह पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल रियलिटी और पॉलिटिकल प्रोसेस, यह 2 चीज़ों को क्या कहते हैं, ये नकार रहा था। यह 2 चीज़ों में ये मदद नहीं कर रहा था। इसकी वजह से ये राज्य की महत्ता को कमज़ोर कर रहे थे। कह रहे थे कि राज्य की जो संकल्पना है, इसमें क्या कहते हैं कि हम पॉलिटिकल रियलिटी को नहीं जान पा रहे हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस को नहीं जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ों क्या कहते हैं, सहायता करने में राज्य अपनी महती भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इसलिए राज्य को क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने कमज़ोर दिखाया।
लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे, जो दूसरा मैंने बताया था मार्क्सवादी जो अप्रोच के लोग हैं, मार्क्सवादी जो विचारधारा के लोग हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, राज्य की जो संकल्पना है वह निरंतर और विशेष रूप से है। क्यों? क्योंकि राज्य आपको जीवन देता है। सबसे बड़ी बात देखिए, कर रहे हैं राज्य को जीवन देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राज्य के अंतर क्या कहते हैं, आप रह के अपने जो शक्तियां हैं उनका आप प्रयोग करते हैं। राज्य के अंदर ही क्या करते हैं, आप विकास करते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो राज्य का मैंने ये आपको बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया है। कोई चीज़ स्टार्ट करने के पहले अब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप वहाँ पे पढ़ते हैं। तो वो मैंने बताया कि किस तरीके से आप देख लीजिए, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने बताया कि परंपरागत जो दृष्टिकोण उनका क्या होगा, क्लासिकल दृष्टिकोण क्या होगा उनका, क्लासिकल या मॉडर्न थियरी क्या होगी उनकी, इस क्लासिकल मॉडर्न थियरी में बिहेवियरिज्म का क्या अप्रोच होगा, मार्क्सवादी क्या अप्रोच होगा, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हुए चले आ रहे थे। देखिए अब प्रश्न एक ये खड़ा होता है कि जो मैंने तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि राज्य को हम क्या माने, राज्य की जो हम क्या कहा जाए, मीनिंग ऑफ द स्टेट। अगर हम मीनिंग ऑफ द स्टेट की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ द स्टेट की अगर आप बात करेंगे तो मीनिंग क्या है राज्य, राज्य है क्या, अगर आपको ये कहना होगा तो हर एक विषय के लोग अलग अलग तरीक़ों से राज्य को क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। जैसे समाज शास्त्री वाले हैं, देखिए समाज शास्त्र एक विषय होगा आपके पास, एक आपका इतिहास होगा, इतिहासवेत्ता लोग होंगे, तीसरा आपके नीति शास्त्र के लोग होंगे, चौथा आपके मनोविज्ञान के लोग होंगे, पांचवा आपका राजनीतिक वैज्ञानिक लोग होंगे, पांचवा आपका विधि शास्त्री भी कुछ लोग होंगे। ये जो राइटर्स आपको मिलेंगे, ये जो लोग मिलेंगे, देखिए समाज शास्त्री क्या कहेगा, समाज शास्त्री का एक क्या होगा कि ये जो है यह कहेगा सामाजिक संगठन का अध्ययन करता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करता है, यही कहेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इतिहास पर अगर आप करेंगे कहेगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करता है। नीति शास्त्र वाले अगर आएंगे वो कहेगा इसका जो लक्ष्य वो क्या है, इसका जो ध्येय है वो क्या है, मोरलिटी है, क्या है, नैतिकता का अध्ययन करना है। मनोविज्ञान वाले अगर आएंगे, मनोविज्ञान वाले कहेंगे कि इसका एक ऐसा संगठन मानते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसार अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, इच्छा की क्या करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है। इसी में अगर राजनीतिक वैज्ञानिक आएंगे तो वो कहेंगे ये एक राजनीतिक संस्था है जिसकी प्रतिष्ठा शासन के लिए हुई है। ये क्या है, एक राजनीतिक क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा का विषय है, एक राजनीतिक संस्था है ये, जिसका अध्ययन किसके लिए किया जाता है, इसका अध्ययन शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। विधि शास्त्री अगर आएंगे, विधि शास्त्री की अगर हम चर्चा करें, कानून वाले अगर आएंगे, लॉ वाले अगर आएंगे तो ये भी कुछ नया ही कह रहे होंगे। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे इसका जो उद्देश्य है, देखिए हर एक इतिहासकार का, चाहे समाजशास्त्री का, चाहे नीति शास्त्री का, चाहे मनोवैज्ञानिक का हो, चाहे राजनीतिक का हो, सबका अपना एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य के आधार पर जो विधि शास्त्री हैं वो भी कहेंगे कि इनका जो उद्देश्य है विधियों की रचना करना है, विधिक सत्वों की रचना करना है। ये कहें क्या, विधियों की रक्षा करना। विधियों की रचना करने से क्या होगा, विधियों की रचना करने से क्या, मानवों की क्या कहते हैं, रक्षा करना, कानून की रक्षा करना। कानून के रक्षा के माध्यम से क्या है, मानव की रक्षा करना। मानव कहाँ रहता है, समाज में रहता है। कुल मिला के इसकी है, ये समाज की रक्षा करने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है, इसके माध्यम से वो कार्य करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़ा सा अब देखिए, थोड़ा सा डीप में और जा रहे हैं हम चाहते हैं कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अंदर तक जाके आप पढ़ें। अगर हम चर्चा करें कि ये सबसे पहले कहाँ पे आया, तो देखिए ग्रीस की हम चर्चा करेंगे, ग्रीस में आया है, रोमन राज्यों में आया है। ये किस किस नाम से, नाम भी बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। हम मध्ययुग की भी चर्चा करेंगे, मध्ययुग में किस नाम से बुलाया जा रहा था ये, देखिए ग्रीस की अगर आप चर्चा करेंगे, ग्रीस में पॉलिस नाम से बुलाया जा रहा था। रोमन साम्राज्य में इसको रेस पब्लिक्स के नाम से जाना जा रहा था। मध्यम युग में इसको क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जा रहा था। यह सारी चीज़ें इसमें देखी जा रही थी, लेकिन एक बहुत खास चीज़ थी। इन तीनों चीज़ों में अगर आप देखेंगे एक चीज़ आपको नहीं दिख रही है, वो क्या था, एलिमेंट्स ऑफ दी स्टिलनेस।
अर्थात संप्रभुता की क्या थी यहाँ पे, अनुपस्थित थी। ऐसी कोई सत्ता यहाँ पे नहीं डिफाइन हो रही थी। इन राज्यों की जब आप अध्ययन करेंगे, इन राज्यों के अध्ययन करने पे जो जो इनकी व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्था में कहीं सॉवरेंटी, कहीं संप्रभुता, कहीं प्रभुता, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं दिखाई पड़ रही थी। सुप्रीम पावर आपको नहीं दिखाई पड़ रही थी। इसकी वजह से क्या कहते हैं, यह क्या था, अधूरा रह गया था। तो सुप्रीम पावर की सबसे पहले बात कौन करेंगे, प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले बात कौन करेगा भाई। तो सुप्रीम पावर की अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर बात करने के लिए आएंगे तो वह महोदय होंगे मैकियावेली साहब। मैकियावेली जी, मैकियावेली का अगर जन्म आप देखेंगे तो इनका जन्म 69 से 1527 के बीच में हुआ था। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टैटो शब्द का इस्तेमाल किया। स्टैटो शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए पहले वाले ग्रीस ने क्या किया था, पॉलिस, रेस्पब्लिका, क्रिश्चियन वॉम को क्या नाम, कॉमनवेल्थ, मध्य में वाला ने स्टार्ट किया था। लेकिन मैकियावेली साहब ने जैसे आते हैं, मैकियावेली साहब ने स्टैटो शब्द का इस्तेमाल किया। स्टैटो शब्द एक्चुअली इटली का शब्द है, ध्यान रखिएगा, इटली में सबसे पहले इस्तेमाल हो रहा था। और इन्होंने क्या नाम है, यह जो शब्द बना स्टेसो, यह शब्द बना है ट्यूशन से, ट्यूशन शब्द से बना है। इस ट्यूशन शब्द की स्टैटुस, इस शब्द से स्टेट शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या लोग आपसे चर्चा कर सकते हैं कि क्या क्या, किस किस आधार पे ये चर्चाएं की जाती हैं। तो क्लियर है, मैकियावेली ने सबसे पहले अपने क्या कहते हैं कि अपने जीवन काल में, उनका जीवन काल मैंने आपको बताया ये था। स्टैटो जो शब्द का इस्तेमाल किया है ये इटली से आया था। ट्यूशन क्या कहते हैं, ये निकला था। और स्टेटस शब्द से, इसकी मूल उत्पत्ति से हमारा स्टेट शब्द बनकर तैयार हुआ था। इसी में हम अगला जो सेगमेंट हमारा था, जो हमारा जो उद्देश्य था पढ़ने का जो क्रम था, उस क्रम में हम राज्य की परिभाषाओं पे हम आएंगे कि राज्य की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। मीनिंग एक बेसिक मैंने थॉट्स आपको मैंने बता दिया है। परिभाषाओं के अध्ययन करने का भी हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हम परिभाषाओं का अध्ययन, परिभाषाएं कैसे पढ़ते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। लंबी क्लास होगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इसमें देखिए हम पढ़ते समय ध्यान रखेंगे, एक तो प्राचीन परिभाषाएं होंगी, प्राचीन के साथ साथ हम यहाँ पे मध्यकाल को भी ले लेंगे। प्राचीन एवं मध्यकालीन विद्वानों की परिभाषाएं, दूसरी यहाँ पे जो परिभाषाएं होंगी वो आधुनिक परिभाषाएं होंगी, आधुनिक परिभाषाएं विद्वानों की। अब देखिए वो कौन कौन से विद्वान होंगे, जो हमारे इसमें आ रहे होंगे और जो हमारे इस सेगमेंट्स में आ रहे होंगे। तो गौर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे विद्वान आएंगे उन विद्वानों की हम चर्चा कर रहे हैं। सॉरी देखिए, हाँ, उन विद्वानों की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला यहाँ पे हम चर्चा कर रहे होंगे अरस्तु की। देखिए सबसे पुराने जो लोग हैं, हम अरस्तु की चर्चा कर रहे होंगे। दूसरा हम चर्चा कर रहे होंगे सिसरो की। तीसरा हम चर्चा कर रहे होंगे बोधा साहब की। और यहाँ पर देखिए आधुनिक में हम देखिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो हमें कुछ लोगों के नाम याद रखना है। जैसे ब्लंट सली की हम चर्चा करेंगे, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे विलोबी की चर्चा करेंगे। ये जो आपको बार बार चर्चाएं आपको मिलेंगी इन लोगों की। बर्गेस की चर्चा आपको मैं कराऊंगा कि बर्गेस साहब क्या कहते हैं। हालैंड की भी चर्चा करेंगे, हम लीकॉक की चर्चा करेंगे, हम यहाँ पे गैटल की चर्चा करेंगे, हम लास्की की चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे मैकाइवर की चर्चा करेंगे, हम लास्ट पे चर्चा करेंगे, हम मैकाइवर तक चर्चा करते हैं। सपोज दैट देखिए इंपॉर्टेंट क्या पे यहाँ पे, या ब्लंट सली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिलोबी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लीकॉग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गैटल हो जाते हैं, लास्की हो जाते हैं और मैकाइवर साहब हो जाते हैं। इतने लोग क्या होते हैं आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तो ऑलरेडी आपके इंपॉर्टेंट ही हैं, इनमें तो सोचना ही नहीं है कि इन्होंने क्या कहा। मैं दो परिभाषाएं आपकी और इम्पॉर्टेंट बताऊंगा कि जो द बेस्ट होंगी, उन दो परिभाषाओं में सारी परिभाषाओं का निचोड़ होगा। और वो जो दो राइटर होंगे जिनकी मैं चर्चा करूंगा, एक राइटर आपके होंगे गार्नर महोदय। गार्नर देखिए पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारा काम किया है इन्होंने। एक गार्नर महोदय होंगे और दूसरे जो आपके होंगे उनकी मैं चर्चा करूंगा, उनका नाम है फिलिमोर।
यह दो राइटर्स जो होंगे, यह दो राइटर्स आपको यह पूरी परिभाषाओं का क्या होगा, सार होगा। यह सार तत्व अगर हमको समझना हो कि पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल साइंस में क्या चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में क्या चीज़ें हैं, तो यह दो परिभाषाएं आपको वर्तमान समय में पूरी राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द को परिभाषित कर देती हैं। तो यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इन दोनों परिभाषाओं को बताऊंगा, और जब दोनों परिभाषाओं को आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल वो सारी चीज़ें उसमें आ जा रही हैं। तो इसे ज़रा गौर से आप लोग देखिएगा। देखिए, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो परिभाषाएं हैं वो बदलती नहीं है, परिभाषाएं हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। इसलिए वो किताब में लिखी गई, मैं उसको दोहराऊंगा, तो आप उसे थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। देखिए, अगर हम प्राचीन काल की बात जब कर रहे हैं, हम इस प्राचीन काल की जब बात कर रहे हैं, इस प्राचीन काल की दो विशेषताएं थी बेटा। देखिए, वो दो विशेषताएं क्या थी, ध्यान रखिएगा। ये प्राचीन काल में एंशियंट की दो विशेषताएं थी। पहला विशेषता क्या थी कि राज्य जो है वे एक क्या है, व्यक्तियों का समुदाय है। पहली चीज़ तो इन्होंने कहा कि ये व्यक्तियों का समुदाय है। दूसरा कहते हैं यह जो समुदाय बना है वह समुदाय क्या है, व्यक्ति को क्या कहते हैं, व्यक्ति को सुख सुविधाओं और लाभ को प्रदान करने के लिए बना है। यहाँ पर व्यक्ति को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और यहाँ किसको दे रहे हैं, समुदाय को दे रहे हैं। तो इस तरह की परिभाषाएं, जैसे सिसरो क्या नाम है, सिसरो जो रहेगा वो थोड़ा सा अलग घूम के जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यह परिभाषा कहीं ना कहीं आधुनिक काल के बहुत क्या होती है, करीब हो जाती है, या आधुनिक काल का प्रथम पहर या प्रथम सीढ़ी आप कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जब आ रहा है, यह कॉन्सेप्ट किसको ले जा रहा है, आधुनिकता की तरफ ले जा रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पे अरस्तु क्या कहता है, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनते जाइए, बस केवल आप लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। ये कहते हैं जो राज्य है आपका, वो परिवार और गांवों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर जीवन की उत्पत्ति, आत्मनिर्भर जीवन की उत्पत्ति। देखिए, जो स्टेट है वो परिवार और गांव के आत्मनिर्भर जीवन की उपलब्धि या उसको बेहतर बनाने के लिए कार्य करना है। यही तो हमारे आज मोदी जी भी कह रहे हैं। अगर आप बात करेंगे सेल्फ रिलायंट की, अगर आप बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की, अगर बात की जाए, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, जब परिवार और गांव और मनुष्य तीनों जब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, भारत जो राज्य है वह क्या हो जाएगा, वह आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट उस समय दिया था अरस्तु ने, अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में वह भी वही कॉन्सेप्ट आज भी चला आ रहा है। वो गाँवों के सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे हैं, वो व्यक्तियों के सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे हैं, वो स्टेट के सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे हैं। जब व्यक्ति हुआ, परिवार हुआ, समाज हुआ, जब सभी लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो क्या भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, क्या राज्य आत्मनिर्भर नहीं होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली सभी लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी लोग उसका क्या है, एक हिस्सा है, एक पहलू है। जैसे मैंने अभी बताया, मैंने कहा स्टेट का ये हिस्सा, ये परिवार हो गया आपका, ये समाज हो गया, ये व्यक्ति हो गया। जब तीनों चीज़ें आपकी मजबूत हो गई, आत्मनिर्भरता की तरफ चली गई, तो कहाँ पे आएंगी, स्टेट में। स्टेट पहले ही सुविधाएं मुहैया कराएगा कि आप आत्मनिर्भर बने। जब आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो स्वतः कहेंगे हम क्या है कि राज्य हमारा क्या है, आत्मनिर्भर है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे सिसरो देखिए क्या कहते हैं। सिसरो जब आएंगे तो सिसरो साहब की परिभाषा क्या होगी। सिसरो कहते हैं राज्य उस समुदाय कहते हैं जिसमें भावना, देखिएगा ध्यान रखिएगा, यहाँ शब्दों को ध्यान रखिएगा, जिसमें भावना विद्यमान हो, सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना हो। ये कहते हैं कि यहाँ जो भावना होगी वो स्वार्थी नहीं होगी, वो कैसी होगी, परमार्थी होगी। वह प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ जो स्टेट में जो लोग रह रहे होंगे, ये ग्रुप्स आप क्या होगा, ये ग्रुप्स आप अगर आप कहें ग्रुप्स आप परमार्थ, सभी लोग क्या होगा, सब लोग एक समूह में इकट्ठा होंगे, किससे, परमार्थ की भावना से रहेंगे। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसकी चर्चा कर रहा होगा, कल्याण की चर्चा कर रहा होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति क्या चर्चा कर रहा होगा, उसके विकास की चर्चा कर रहा होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या कर रहा होगा, उसके क्या कहते हैं कि सुख दुखों को आपस में क्या होगा, बांट रहा होगा।
यही तो, अगर यह चीज़ अगर राज्य कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, राज्य हमारा सक्सेस है और राज्य हमारा बेहतर काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए बोधा साहब आते हैं, बोधा साहब थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं और थोड़ा सा उन्होंने परिभाषा को बढ़ा के लिखा है इन्होंने। ध्यान सुनिएगा, राज्य परिवार और उसके समान हितों की एक वैधानिक सरकार है। कहता राज्य जो है, स्टेट जो है, वो राज्य परिवार और उसके समान हित, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्टों क्या है, एक वैधानिक सरकार है। वैधानिक सरकार को उन्होंने क्या कहा है, वैधानिक सरकार है जिसकी सर्वोच्च प्रभुसत्ता है। इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सुप्रीमा पोटेस्टस, सुप्रीमा पोटेस्टस। ये जो शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल कौन करता है, बोधा करता है। बोधा कहता है, बहुत आसान शब्दों में कहता है कि जो परिवार है उसके जो इंटरेस्ट है, जो स्टेट के अंदर जो परिवार रह रहे हैं उसके जो इंटरेस्ट है, इन इंटरेस्टों की रक्षा करने के लिए क्या वैधानिक सरकार बनाई गई है। और जो ये वैधानिक सरकार होगी ये क्या होगी, सुप्रीम पावर होगा। इसी सुप्रीम पावर को ही कहता है सुप्रीमा प्रोटेस्टस, के नाम देता है, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा। और यह शब्द आप अपने राइटिंग नोट डाउन में, या कभी अगर आप कोई एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू वगैरह में, ये पूछता है ये शब्द का इस्तेमाल किसने किया और किस उद्देश्य के लिए किया है, किस पक्ष में किया है, तो आपका आंसर वहाँ पर मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। चलिए अब हम चर्चा करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की हमारी क्या होगी। हमारी आधुनिक दृष्टिकोण या क्लासिकल या मॉडर्न जो थियरी हमारी होगी, इस मॉडर्न थियरी में हम राज्य को किस तरह डिफाइन कर रहे होंगे, राज्य के लिए क्या क्या परिभाषाएं आ रही होंगी। इसमें हम ब्रंडसली की चर्चा करेंगे। पहले ब्रंडसली की चर्चा करेंगे। देखिए ब्रंडसली महोदय क्या कहते हैं, किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से, पॉलिटिकल अलायंस की दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। देखिए इन्होंने बहुत सिंपल तरीके में इस बात को इन्होंने जस्टिफाई कर दिया है, यह बता दिया है कि वो एक निश्चित भूभाग की देखिए चर्चा कर रहे हैं। अब एलिमेंट्स आपके यहीं से निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरे देखिए राइटर आते हैं, विल्सन साहब कहते हैं, वुडरो विल्सन साहब कह रहे हैं राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम, रूल की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, के द्वारा संगठित लोगों का समाज है। वो कहते हैं समाज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, नियम होंगे, कुछ वहाँ पे कानूनी व्यवस्थाएं होंगी, कुछ वहाँ पे रूल्स होंगे। वो किस में होंगे, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों के लिए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए निश्चित भूभाग की भी बात कर दिया उन्होंने, रूल और लॉ की भी बात कर दी है। तीसरा देखिए लास्की की, यार आप चर्चा करेंगे, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे हम लोग बहुत करीब जा रहे हैं। करीब का मतलब किसके, करीब का मतलब देखिए मैंने आपको बताया था, आपको दिमाग में रखना है। करीब का मतलब है कि आप यहाँ पर प्राचीन, मैंने आपको कहा था 2 परिभाषा मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। वो जो 2 परिभाषाओं के राइटर्स की चर्चा कर रहा था, एक गार्नर की, एक फिलिमोर की जो चर्चा कर रहा था, वह दोनों के बहुत करीब ले जा रहे हैं। कौन, लास्की। लास्की देखिए क्या कहते हैं, लास्की कहते हैं राज्य एक प्रादेशिक सरकार है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है। 2 पार्ट्स हैं, एक सरकार है और दूसरी क्या है, प्रजा है, विभाजित है। और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, देखिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे भी आ गया, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। एक ऊंची सत्ता, एक कानूनी सत्ता की बात ये कर रहे हैं। और ये कानूनी सत्ता क्या होगी, निश्चित भूभाग में होगी। और वह कैसी होगी, वह सरकार और प्रजा के बीच के आपसी संगठनों को बना के रखेगी। वही जो सर्वोच्च सत्ता होगी, वही सर्वमान्य सत्ता होगी। इस तरह की बातें कौन कर रहे हैं, इस तरह की बात क्या कहते हैं, लास्की महोदय ने कह दिया। देखिए इसी में बर्गेस को भी हम बता दें आपको, बर्गेस ने भी थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट दिया है। बर्गेस ने कहा राज्य मानव जाति का विशिष्ट भाग्य है। राज्य जो है मानव जाति का क्या है, विशिष्ट भाग है, जो राजनीतिक इकाई के रूप में देखा गया है। ये पॉलिटिकल सीक्वेंस के रूप में देखने की बात कर रहे हैं। स्टेट को कहते हैं कि बिल्कुल ये होना ही चाहिए, अगर यह नहीं होगा तो मानव जाति का बोध हमें नहीं होगा। उस मानव जाति के बोध को बनाए रखने के लिए वो कहते हैं कि इसका होना बहुत ही आवश्यक है।
क्लियर है यहाँ तक? मुझे लगता है आप लोग काफ़ी। अब देखिए, जो मैं चर्चा कर रहा था कि दो राइटर्स की चर्चा कर रहा था, एक मैं गार्नर भाई साहब की बात कर रहा था। अब देखिए गार्नर यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी परिभाषा से आप देखेंगे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और एलिमेंट्स भी आपके यहीं से निकल के आएंगे। राज्य के जो हम तत्वों की बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स की जो हम चर्चा की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से निकलेंगे? इन्हीं दो की परिभाषाओं से निकलेंगे। इसलिए इस परिभाषा को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। राज्य अल्पसंख्यक, राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो और जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, जिसका संगठित शासन हो तथा जिसमें आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वतः करता हो। देखिए कितना मतलब सटीक एक ही चीज़ों में उन्होंने कहा कि देखिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक व्यक्तियों क्या हो, समुदाय हो। अल्पसंख्यक भी हो, बहुसंख्यक हो, सब व्यक्तियों क्या है, समुदाय हो, जो बाहरी नियंत्रण से, वो एक निश्चित भूभाग के अलावा किसी दूसरे के नियंत्रण से क्या हो, मुक्त हो। लोग आपस में क्या करें, एक दूसरे के आदेशों का पालन करें। ABCDEFG जो भी इसके अंदर रह रहे हैं मानव, यह एक निश्चित भूभाग में रह रहे हों, किसी दूसरी सत्ता से प्रभावित ना हो रहे हों और साथ में A B को मान रहा हो, B C को मान रहा हो, C D को मान रहा हो। इस तरह आपस में क्या हो, सामंजस्य की भावना हो और अपने आदेशों को पालन करने की भावना हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो वह राज्य हमारा सबसे बेहतर है और यही राज्य की क्या कहते हैं, यही राज्य की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। अपनी बात को पूर्णतः इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और इसी में देखिए दूसरे जो हमारे राइटर हैं फिलिमोर साहब, वो देखिए क्या कहते हैं, वो भी सेम यही चीज़ कह रहे हैं, बशर्ते थोड़ा सा उनका स्टेटमेंट अलग हो रहा है। फिलिमोर साहब कहते हैं कि उस जनसमूह को राज्य कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग, देखिए निश्चित भूभाग की चर्चा कर दिया उन्होंने, निश्चित भूभाग स्थायी रूप से निवास करता हो, निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास स्थान उसका हो, जो एक समान कानूनों की चर्चा करता हो, रीति रिवाजों एवं आदतों द्वारा बंधा हो। वो कहता है कि वो एक दूसरे के साथ क्या होगा, आपस में बंधा रहेगा, निश्चित भूभाग होगा, निश्चित कानून व्यवस्था होगी और आदेश देने के लिए एक सत्ता होगी, एक व्यवस्था होगी। उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारा राज्य, उसे हम राज्य कहते हैं। राज्य की हमारी यही एक विस्तृत परिभाषा है। क्लियर है? अगर अब आप एलिमेंट्स की अगर आप चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो मुझे लगता है कि एलिमेंट्स आपको एक बार में ही दिखने लग गया होगा। एलिमेंट्स आपको, जनसंख्या आपको दिख रही है, भूभाग की चर्चा सभी कर रहे हैं, निश्चित भूभाग की चर्चा, भूभाग में निश्चित भूभाग की चर्चा कर रहे हैं, तीसरी सरकार की बात कर रहे हैं, चौथी संप्रभुता की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा, ये हमारे एलिमेंट्स का क्या होगा, जन्म होगा यहाँ से। देखिए मैं एलिमेंट्स में आने के पहले एक चीज़ की और भी चर्चा कर लें कि हमारे राज्य की विशेषताएँ क्या क्या होंगी। अगर पूछा जाए, मतलब पूछा तो नहीं जाता है लेकिन हम तब भी आपसे चाहेंगे कि हम चर्चा इस पर कर लें। जो विशेषताओं की चर्चा आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा, विशेषताओं की चर्चा आपको गार्नर और फिल्मोर के ही कॉन्सेप्ट से आपको ले लेनी है। वो जो 4-5 विशेषताएं हैं वो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो राज्य संप्रभु है, राज्य संप्रभु है। दूसरा क्या कहते हैं, राज्य एक भौगोलिक संगठन है। तीसरा, राज्य की संस्थाएं सार्वजनिक संस्थाओं के रूप में जानी जाती हैं। चौथा, राज्य के कार्य वैधानिक आधार पर माने जाते हैं। पांचवा, उसके निर्णय सामान्यतः समाज के सदस्य स्वीकार करते हैं, सामान्यतः स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा अगर बेहतर राज्य है तो, ध्यान रखिएगा। और प्रभुसत्ता का माध्यम है, प्रभुसत्ता का होना क्या कहते हैं, आवश्यक है। इन सभी के माध्यम से क्या होता है, उपयुक्त सारे कार्य किए जाते हैं। अब देखिए हम चर्चा करेंगे, एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में के राज्य के जो तत्व हैं, वो 4 जो तत्व बताए गए हैं, वो 4 तत्व कौन कौन से हैं। इन 4 तत्वों की देखिए बात करने के पहले हम बता दें कि जैसे विलोबी की चर्चा हम कर देते हैं। विलोबी हैं, ब्लंडसली हैं, सिज्विक हैं, गार्नर और प्राचीन भारतीय विचारक जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स आपके हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये भी कुछ राज्य के बारे में बताएंगे।
और फिर कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में राज्य की चर्चा हम करेंगे। देखिए, एकाएक तो हमने 4 एलिमेंट्स नहीं निकाले होंगे। तो राज्य ने जो चर्चाएं की थी, जो गार्नर और सिजविक ने जो बातें की हैं, 4 जो एलिमेंट्स बताए हैं उन्होंने, उसके पहले भी तो कोई ना कोई भूमिका रही होगी ना। तो वो क्या क्या, कौन कौन, किन लोगों ने कहा था, तो हम उस पर इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। क्योंकि मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कभी अगर आप पीटी में पढ़ रहे होंगे, प्री एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या आप अभी जब एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और अपने आंसर राइटिंग को मजबूत भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बिलोवी महोदय ने क्या किया कि राज्य के जो 3 तत्व के माने हैं, 3 तत्व इन्होंने माने हैं। 3 तत्व में क्या है? पहला वो कहते हैं जन समुदाय होना चाहिए, भीड़ होना चाहिए कुल मिला के। दूसरा कहते हैं कि शासन या सरकार होना चाहिए। तीसरा कहते हैं संविधान की चर्चा करते हैं, संविधान कैसा हो, लिखित हो अलिखित हो, कोई भी तरह का एक संविधान होना चाहिए। ब्लंट सलीम महोदय देखिए क्या कहते हैं। ब्लंट सलीम महोदय ने भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि भूखंड होना चाहिए, भूखंड होना चाहिए, जनता होना चाहिए, एकता होना चाहिए और संगठन होना चाहिए। थोड़ा सा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर जब जनता है तो जनता के बीच में क्या होगा? एकता और संगठन। संगठन तो मिल ही रहा भाई, जनता है तो संगठन होगा ही होगा। तो क्या किया उन्होंने? बहुत ज़्यादा सब कुछ मिला दिया। भूभाग की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन भूभाग कैसा, ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सिजविक महोदय आए। सिजविक महोदय ने क्या किया कि सिजविक महोदय ने 3 केवल बताए। 3 में उन्होंने बताया कि एक तो सरकार होनी चाहिए, भूखंड होना चाहिए और जनता होनी चाहिए। 3 लोगों से काम चला रहे थे ये। गार्नर महोदय आए। गार्नर महोदय ने कहा कि मनुष्य का एक समुदाय होना चाहिए। देखिए, समुदाय किसका? मनुष्यों का समुदाय। थोड़ा सा इन्होंने देखिए क्या मॉडरेट किया अपने आप को। फिर कहते हैं एक प्रदेश जिसमें स्थायी रूप से रहते हों, स्थायी निवास, स्थायी निवास। फिर कहते हैं आंतरिक संप्रभुता की बात करते हैं, जो वाह नियंत्रण से क्या हो, अलग हो। और फिर कहते हैं कि राजनीतिक संगठन की बात करते हैं। अभी भी देखिए संप्रभुता की बात नहीं की उन्होंने, ध्यान रखिएगा। संप्रभुता की बात हम आप जोड़ रहे हैं ना, इन्होंने अभी नहीं की है। देखिए, पॉलिटिकल थिंकर, जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने को भी अपनी बात बढ़ा चढ़ा के कहनी थी। तो उसमें जैसे कौटिल्य आएंगे, मनु आएंगे। कौटिल्य और मनु जो अपनी बातें कह देंगे, वो क्या करेंगे? कौटिल्य मनु जो अपनी बातें कर रहे होंगे, वो किस रूप में करेंगे? वो स्वामी की बात करेंगे कि स्वामी जो होगा वो शासक होगा। वो आमात्य की बात करेंगे। आमात्य का मतलब होता है मंत्री। तीसरी चर्चा करेंगे, कोष की चर्चा कर रहे होंगे, दुर्ग की चर्चा कर रहे होंगे, मित्र की चर्चा कर रहे होंगे, दंड की चर्चा कर रहे होंगे। ये कुल मिला के इनके जो ये सेगमेंट्स होते हैं, ये 7 रूपों में बांटते हैं। कहते हैं कि 7 प्रकार से, क्या कहते हैं, 7 विशेषताएं होनी चाहिए। लेकिन अब जब इन सारे लोगों का हमने अध्ययन कर लिया, ऊपर जितने लोग थे, हमने बिलोवी का अध्ययन कर लिया, ब्लंट सली का अध्ययन कर लिया, सिजविक का अध्ययन कर लिया, गार्नर का अध्ययन कर लिया, लास्ट में हमने भारतीय जो चिंतक थे उनका भी अध्ययन कर लिया, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, हम क्या बताना चाहते हैं? हमारा जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? हम 4 जो तत्व हमारे होंगे, चारों तत्वों को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट हमारा होगा भौतिक आधार पर। देखिए, आध्यात्मिक को आप छोड़ नहीं सकते ना, अब भौतिक आधार पर देखेंगे, और दूसरा पर क्या होगा? आध्यात्मिक आधार पर होगा। 2 तरह से हम बांटेंगे। जो 2 भाग बांटेंगे, भौतिक आधार का मतलब क्या है? भौतिक आधार का मतलब एक आपकी जनसंख्या है जो दिखाई पड़ रही है, एक जनसंख्या होगी, और दूसरा क्या होगा? आपके पास भूभाग होगा, निश्चित भूभाग होगा, दिखाई पड़ रहा है। आध्यात्मिक की अगर आप बात करेंगे, आध्यात्मिक देखिए दिखाई तो नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन हम क्या करें? अनुमान तो लगाएंगे ना। अनुमान किसका लगा रहे हैं आप? आध्यात्मिक का मतलब एक सरकार होगी और दूसरी क्या होगी? संप्रभुता होगी। इसी के आधार पर तो कुछ जस्टिफाई करेंगे ना आप, कि 2 तरह का, भाई आपके भी जीवन में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। आपका जो शरीर बना है, एक भौतिक उसमें दिख रहा है, एक आध्यात्मिक है। आपके दिमाग में आपका मन, चित्त, वचन क्या कह रहा है ये आप जानते हैं, लेकिन जो आपका हाथ पाँव, आपके शरीर की मोटाई, आपकी आँख जो है, वो हम आपकी आँखों को देख रहे हैं, आपका भौतिक पक्ष है। लेकिन आँखों के अंदर की दृष्टि क्या, आप देखने का नज़रिया क्या, आप सोच क्या रहे हैं, ये क्या है? आध्यात्मिक पक्ष है। तो वो कहता है राज्य को भी हम 2 पक्षों में बांटेंगे। 2 पक्ष क्या होंगे? एक आध्यात्मिक पक्ष होगा और एक उसका भौतिक पक्ष होगा। भौतिक पक्ष में क्या होगा? जनसंख्या दिखाई पड़ेगी और उसका भूभाग दिखाई पड़ेगा, निश्चित भूभाग दिखाई पड़ेगा। आध्यात्मिक पक्ष क्या होगी? एक सरकार होगी। क्यों? क्योंकि जनता ने जो चीज़ें जब चुनेंगी तो जनता ही चुनेगी ना, जनता के आत्मनिर्णय का ही तो परिणाम होगा ना सरकार। तो क्या होगा? वो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन वो क्या, चुन के जब सरकार आएगी तब दिखाई पड़ेगी, पहले नहीं दिखाई पड़ेगी। और फिर एक संप्रभुता होगा, एक जो उच्च शासन व्यवस्था होगा, जिसके आधार पर सारी चीज़ें चल रही होंगी,
उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला हमारा जो सेगमेंट होगा जिस पे हम चर्चा करेंगे, हम जनसंख्या की चर्चा करेंगे कि जनसंख्या एक्चुअली है क्या, जनसंख्या क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, जनसंख्या की क्या महत्ता है, इस विषय पर हम बात करते हैं। देखिए जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो देखिए कोई भी एसोसिएशन जो होता है, कोई भी जो एसोसिएशन होता है, कोई भी जो साहचर्य होता है, इसका अगर निर्माण की बात करें तो किससे होता है, ये मनुष्यों के संयोग से होता है। मनुष्य किससे होता है, ग्रुप्स ऑफ मैन, ग्रुप्स ऑफ पीपुल्स, इनके जो सहयोग, इनका जब हम सहयोग का मतलब है सकारात्मक अगर सहयोग रहेगा तभी क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जुड़कर किसी संगठन का निर्माण करेंगे। और किसी भी जो संगठन की ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे या एसोसिएशन की अगर आप बात करेंगे, यह जो एसोसिएशन होता है किसके आधार पर बनता है, सामाजिकता के आधार पर बनता है। सामाजिकता के आधार पर जुड़ने की वजह से क्या कहते हैं, यह प्रमुख गुण हो जाता है, राज्य का प्रमुख गुण क्या हो जाता है, सामाजिकता हो जाता है। और सामाजिकता के आधार पर ही आदमी जुड़ता है। तो इसलिए बनी सी बात है कि जब एक साथ वो जुड़ रहा होगा तो कार्य करने की जो क्षमता होगी, कार्य करने की जो आवश्यकता होगी, वो क्या होगा, यह क्या कहते हैं, आपस में एक दूसरे मनुष्य को एक साथ जुड़ने की होगी, एक साथ जुड़कर कार्य करने की होगी। अब समस्या ये उठती है कि इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, नंबर कितना होना चाहिए, कितने जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें क्या कहते हैं विद्वानों में बहुत मतभेद है। तो विद्वान यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें एक्चुअली जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो लेकिन कुछ विद्वानों ने इसमें कहा है कि जनसंख्या, देखिए दो तरह की बातें आएंगी। एक कहता है कि इतनी जनसंख्या हो कि आपके जो क्रियाकलाप है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं, आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो सब में क्या कर रहे हैं, पूर्ण हो जाएं, कोई चीज़ कम ना पड़े। एक तो ये हो सकता है। दूसरा प्लेटो, इसी में देखिए प्लेटो महोदय आते हैं। प्लेटो महोदय ने कहा है कि जो जनसंख्या है वो 5040 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बेहतर जनसंख्या मानी जाती है। ये किसके अनुसार है, प्लेटो के अनुसार है। उसी में देखिए रूसो महोदय आते हैं। और रूसो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ये सोशल जस्टिस की भी बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी इनकी है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जब अभी अगली कक्षाओं में आपसे चर्चा करूंगा तो इन्होंने अपने किताब में लिखा कि नहीं, वहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है स्टेट के अंदर, जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। वो कहते हैं 10,000 संख्या रहेगी तो हम डेवलपमेंट हमारा ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों पॉपुलेशनों के आधार पे अगर आपको निकालना हो तो एक मध्यम मार्ग आप निकालेंगे। वह मध्यम मार्ग क्या होगा कि इतनी जनसंख्या हो कि आप अपने जीवन को, अपने राज्य की समस्त सुविधाओं को शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, आप दे पा रहे हों। अब तो यही कहेंगे ना, उसकी जो आवश्यकताएं हों उन आवश्यकताओं की क्या कर सकते हो आप, पूर्ति कर सकते हो। इनमें आपस में क्या हो, सामंजस्य बना रहे। इतनी ही जनसंख्या इंपॉर्टेंट होती है। अगर इससे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, सामंजस्य टूट जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भगदड़ मच जाएगी। या भगदड़ का मतलब है कि वहाँ पे वैमनस्यता बढ़ जाएगी। और वैमनस्यता क्या कहते हैं, राज्य को बेहतर बनाने का गुण नहीं है। और यह जो जनसंख्या होगी वो कैसी होगी, वित्तीय आधार पर होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आत्मनिर्भरता होगी। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहा होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश का विकास कर रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहायताओं के माध्यम से वो डेवलपमेंट कर रहा होगा। इन सारी बातों की वो चर्चा कर रहा हो। ये कहते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं जनसंख्या फिर कैसी होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए, तथा वह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, जितने के लिए भूखंड और राज्य के साधन पर्याप्त हो। वो कहते हैं जितने आपके पास ज़मीन है, जितने आपके पास पर्याप्त साधन है, इन साधनों के अनुरूप ही क्या होना चाहिए आपके पास, इन साधनों के अनुरूप ही आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। इन साधनों के अनुरूप ही आपके पास सारी सामग्री होनी चाहिए। सारी सामग्री के अनुरूप ही आपके पास क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। ज़्यादा जनसंख्या क्या है, वो बेहतर नहीं है। अरस्तु ने बिल्कुल ठीक एक बात कही है। अरस्तु ने अपने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता से ही एक श्रेष्ठ राज्य का आधार बन सकती है। वो यहाँ पे चारित्रिक श्रेष्ठता की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं। वो कहते हैं कम संख्या हो लेकिन कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर चरित्र अच्छा होगा तो राज्य की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, वह अच्छी होगी।
तो ये एक राज्य पॉपुलेशन की मैंने चर्चा कर दी। दूसरा इसी में सेगमेंट आता है निश्चित क्षेत्र। निश्चित क्षेत्र, कुछ जगह निश्चित भूभाग आता है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम निश्चित भूभाग की आप चर्चा करेंगे तो यह एक गुण होने के नाते, एलिमेंट्स होने के नाते यह कहता है कि एक जो जन समुदाय है पृथ्वी के, अगर निश्चित भूभाग में या निश्चित क्षेत्र में यदि वह नहीं रह रहा है तो वह राज्य का हिस्सा नहीं है। अगर वो कबीलाई जीवन जी रहा है, कबीलाई जीवन जी रहा है, या क्या घुमंतू जीवन वह जी रहा है, घुमंतू जीवन जी रहा है, खाना बदोश का जीवन जी रहा है, तो यह राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राज्य का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो रहा है। राज्य का मतलब है कि एक उसका एरिया होगा, ये नहीं कि आज वो यहाँ पे है कल वो यहाँ चला गया, यह नहीं संभव है। अगर आप आज भारत में रहें तो भारत का एक निश्चित अक्षांश, देशांतर, वहाँ की लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें क्या है, एक डायनामीटर पूरा सेट है। आपके पास पूरा का पूरा एक मेजरमेंट आपके पास है। यह नहीं कि आज आप यहाँ पे हो कल आप यहाँ चले गए, तो आप ना तो यहाँ को जस्टिफाई कर पा रहे होंगे और ना तो यहाँ को जस्टिफाई कर पा रहे होंगे। तो वो कहता है कि यहाँ पे जो निश्चित भूभाग में जो लोग रह रहे हैं वो राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में गिने जाएंगे। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, कुछ विद्वान हुए जैसे लियोन, डिविट, सीले, हॉल, ये 3 राइटर्स ने क्या किया कि विरोध किया, कह कि नहीं, राज्य जो है ये निश्चित भूभाग का अंग नहीं है, इसको इन्होंने नहीं स्वीकार किया। लेकिन इनके स्वीकार करने न करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाद में क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को व्यवहारिक दृष्टि से इसको स्वीकार कर लिया गया। कैसे स्वीकार किया गया, गौर से देखिए यहाँ पे हम सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से हमने उन तीनों की परिभाषाओं को नकार दिया। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा कि बिना भूमि के राज्य का अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता, कि आपके पास लैंड तो होना आवश्यक है। अगर यह आपके पास नहीं है तो आप राज्य की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यह जो राज्य की कल्पना हम आप कर रहे हैं, ये क्या होगा, एक समुदाय को रहने की एक व्यवस्था देगा। समुदाय को रहने के लिए जब व्यवस्था देगा तो इस समुदाय की व्यवस्था क्या होगी, शांत प्रियता होगा, आपस में क्या होगा, सहयोग होगा, सौहार्द होगा। इनके माध्यम से जब हम रह रहे होंगे और यह जो रहने की जो व्यवस्था होगी, जो समुदाय होगा, यह समुदाय क्या होगा, निश्चित क्षेत्र में होगा। जब निश्चित क्षेत्र में होगा तो क्या होगा, ये एक राज्य का रूप धारण कर पाएगा, राज्य की विशेषता के रूप में आ पाएगा। अगर आप गार्नर की बात करेंगे, देखिए गार्नर महोदय कहते हैं कि यायावर अवस्था में, यायावर मतलब घुमंतु अवस्था में वो लोग जो राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में तो हो सकते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग घूम रहे हैं, ABCD ये सब लोग घूम रहे हैं, ये राज्य के निर्माण की अवस्था में तो हो सकते हैं, किंतु यह तब तक राज्य नहीं होते जब तक स्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पे नहीं बस जाते। ये कहते हैं कि ये A यहाँ घूम रहा है, B यहाँ घूम रहा है, C यहाँ घूम रहा है, D यहाँ घूम रहा है, लेकिन यह राज्य के बनाने की क्रिया में तो हैं, लेकिन राज्य के बनाने की क्रिया में तब आएंगे जब ये सब आके यहाँ पे क्या होगा, सेट हो जाएंगे, या यहाँ पे आके एक बाउंड्री बना लेंगे, तब यह राज्य कहलाएंगे। जब तक इनका निश्चित भूभाग स्पष्ट नहीं होगा तब तक ये राज्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखेंगे 1948 के पहले क्या होता था, यहूदी लोग जो थे यूरोप में तमाम जगहों पे अलग अलग घूमते थे। एक ही जाति के थे लोग, अलग अलग जगहों पे बसे हुए थे, इनके रीति रिवाज एक जैसे थे। लेकिन क्या था कि एक जगह इनकी स्थिति नहीं स्पष्ट थी और एक जगह इनका साम्राज्य नहीं था, एक जगह एक निश्चित भूभाग में नहीं रह रहे थे। तो खाना पीना, वेद उच्चारण, इनके जो भी थे, पठन पाठन, जो भी क्रियाएं थी, सब कुछ समान थी। लेकिन क्या था, ये लोग दूर दूर थे। तो दूर दूर होने के नाते क्या कहते हैं, इनको एक नाम नहीं दिया जा पा रहा था। लेकिन जब इज़राइल बना, इज़राइल में आप देखेंगे सारे यहूदी आके यहाँ पे बस गए, तो इज़राइल का नाम क्या दिया गया, इज़राइल को एक राज्य का नाम दे दिया गया, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस राज्य के दर्जे को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता क्या है कि यह जो लोग यारावर जीवन या जो लोग अलग अलग जगहों पे जो लोग निवास कर रहे हैं, उन सभी लोगों का एक जगह इकट्ठा रहना, या उसके एक जो पैराफेरी है, जो उसका जो एक क्या नाम है, निश्चित जो भूभाग है,
वो क्या नाम है स्पष्ट होना चाहिए। जब तक वो स्पष्ट नहीं होगा तब तक क्या कहते हैं उस पर हम विचार नहीं कर सकते, उसको राज्य का दर्जा हम नहीं दे सकते। देखिए ब्रंसली महोदय क्या कहते हैं, ब्रंसली ने एक बहुत ही अच्छी बात कह दी यहाँ पे। ब्रंसली महोदय कहते हैं कि जो राज्य का जो वैयक्तिक आधार जनता है, एक वैयक्तिक आधार है, एक व्यक्तिक आधार है, एक भौतिक आधार है। दो तरह के आधारों की बात करते हैं। एक भौतिक आधार है, व्यक्तिक आधार जनता है, और भौतिक आधार क्या है, राज्य है। उन्होंने कहा कि जब तक क्या कहते हैं व्यक्तिक आधार और भौतिक आधारों के बीच में तुलना नहीं होगी, समानता नहीं होगी, अर्थात जनता और उसके जो आने वाला जो निश्चित भूभाग है, यह दोनों का होगा, तभी क्या कहते हैं हम राज्य की संकल्पना कर पाएंगे। मैक्स वेबर बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट देते हैं। मैक्स वेबर ने बहुत ही क्लियर कट कर दिया, जो आज भी हमारे यहाँ फॉलो किया जा रहा है। मैक्स वेबर ने कहा कि राज्य की जो सीमाएं हैं वो किस किस तरीके से होंगी। उन्होंने कुछ पार्ट्स में बांटा है, तो पार्ट्स में क्या क्या बांटा, उन्होंने जो तत्व बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की जो सीमा के अंतर्गत आने वाला भूमि प्रदेश होगा। भूमि प्रदेश का जो जल वाला भाग है, जल वाले भाग का मतलब है कि झीलें, झरना, नहरें, नदियाँ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रादेशिक जल क्षेत्र जैसे किसी राज्य के समुद्र तट के आसपास 3 मील या 12 मील का समुद्र, जैसे यह आपका जो समुद्र है, अगर यहाँ किसी राज्य का समुद्र यहाँ, तो 12 मील ये, 12 मील ये, 12 मील ऊपर भी जाएगा, 12 मील नीचे भी जाएगा। यह क्या कहते हैं आपका क्षेत्र आएगा। फिर आपका क्या कहेगा, उन्होंने कहा कि राज्य के वहाँ तक कि वायुमंडल को भी उन्होंने क्या किया है, निश्चित करने की बात की है। उन्होंने जल, थल, नभ सभी चीज़ों क्या किया, उन्होंने एक निश्चित भूभाग की श्रेणी में ले आए। तो मैक्स वेबर इतना महान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भूमि प्रदेश आपका निश्चित होना चाहिए, आपका भूमि का जो जल भाग है वो भी निश्चित होना चाहिए, झील, झरने, नदियाँ निश्चित होनी चाहिए। वो कहते हैं प्रादेशिक जो जल क्षेत्र है आपका किसी राज्य के साथ 12 नॉटिकल मील के तहत, वो भी आपका निश्चित होना चाहिए। इवन यहाँ तक कि जो वायुमंडल है वो भी निश्चित होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ वायुयान जो उड़ते हैं उनके क्या कहते हैं अपने अपने सभी लोग क्या होता है, एरिया निश्चित होता है। अगर पाकिस्तान जाना हो तो भारत के ऊपर से जहाज़ लेकर नहीं जा सकता है, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो आपके राज्य की सीमा के अंतर्गत जा रहा है, वो आपके राज्य से जा रहा है, तो वो हमारे ये नहीं कि एरोप्लेन लिया वो तो कहीं से उड़ा लेगा, ऐसा नहीं है। वो हमारे राज्य के ऊपर से अगर जाएगा तो हमारे राज्य से उसे क्या होगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो निश्चित भूभाग आपका वह वायुमंडल में भी आता है। देखिए एक प्रश्न ये उठता है कि राज्य का आकार कैसा होना चाहिए। आकार पहले मैं बार बता चुका हूँ, 5040 5040 की चर्चा कर चुका हूँ, 10,000 की चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन एक बार आकार की बात जब फिर आती है तो आकार की बात में देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड एक्टन, टिटस्के, रेडजल, यह जो 3 राइटर्स हैं इन्होंने क्या किया है, छोटे राज्य के विरुद्ध हैं, ये छोटे राज्य के विरुद्ध हैं। लेकिन अगर यूनानी वालों को अगर आप देखेंगे, यूनानी राज्य वालों को आप देखेंगे, जैसे प्लेटो को देखेंगे आप, अरस्तु को आप देखेंगे, रूसो को आप देखेंगे, यह सारे जो लोग आपको मिलेंगे ये कैसे मिलेंगे, यह सारे डी टॉकविले को आप देखेंगे, टॉकविले को भी अगर आप देखेंगे, ये सारे लोग क्या करेंगे, यह सारे लोग छोटे राज्य का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। ध्यान रखिएगा, छोटे राज्य का समर्थन का मतलब छोटे सीमा के राज्य के सीमांकन को समर्थन करेंगे। उनका जो निश्चित भूभाग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटे को ये समर्थन, ये लोग क्या है छोटे को नहीं बड़े को मानेंगे, ये छोटे को मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यूनानी वाले छोटे को रखेंगे और वहाँ पे लॉर्ड एक्टन है, टिटस्के हैं और क्या नाम है रेडजल है, ये सब लोग क्या है बड़े राज्य का समर्थन करेंगे, छोटे राज्यों का विरोध कर रहे होंगे। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपका संगठन है, मतलब जो तत्व है वो है गवर्नमेंट, सरकार। वर्तमान समय में भी आप देख ही रहे हैं, बंगाल का चुनाव हुआ है, आप लोग अभी उस पर भी शांत नहीं हुए हैं, और कितना हिंसा चल रही है। सत्ता प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए लोग कितना करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, वो चीज़ें आपको मैं यहाँ पे स्पष्ट करूँगा। देखिए राज्य का जो तीसरा मूलभूत तत्व है वो शासन व्यवस्था है, सरकार है, जो राज्य की सेवाओं को जनसंख्या तक पहुंचा सके। यह जो राज्य की जो सेवाएं हैं किसके माध्यम तक जनसंख्या पे पहुंचेगी, सेवाओं कैसे पहुंचेगी, सरकार के माध्यम से पहुंचती है।
वो राज्य के भूभाग की रक्षा कौन करेगा? रक्षा कौन करेगा? सरकार ही राज्य के भूभाग की रक्षा भी यही करेगा। राज्य के भीतर क्या शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन करेगा? यही करेगा। और यहाँ तक कि सिस्टमेटिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उन सभी लोगों के साथ कार्य करने के लिए, संबंधों को बनाए रखने के लिए यही कार्य करेंगे। इन सभी अपेक्षित जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, इन सभी को कार्य करने के लिए कौन आपके पास जिम्मेदार होता है? वो सरकार होती है। सरकार कैसे करेगी? इन सारी चीज़ों को कैसे करती है सरकार? टैक्सेशन का आपने नाम सुना होगा। टैक्सेशंस के माध्यम से क्या कहते हैं? कर प्रणाली के माध्यम से क्या कहती है? सरकार अपने कार्यों को सुनिश्चित तरीके से करती है। आधुनिक युग में अगर आप देखेंगे, सरकार जनता के लिए बहुत सी सेवाएं जुटाने लगी हैं। विशेषतः जैसे अभी कोविड के समय आया था, आपने देखा होगा स्वास्थ्य की सेवाएं जुटा रहे थे। स्वास्थ्य की सेवाएं कौन दे रहा था? राज्य दे रही थी। अगर आप चर्चा करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, आप आवास की बात करेंगे, आप परिवहन की बात करेंगे, आप संचार की बात करेंगे, आप मनोरंजन की बात करेंगे, आप विश्राम की बात करेंगे, जितनी भी चीज़ों के प्रबंध की अगर आप चर्चा करते हैं, कौन करता है? यह राज्य के अंतर्गत ये सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन करता कौन है? सरकारें करती हैं। हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। कल्याणकारी जो राज्य की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। इस वेलफेयर स्टेट की जो आप चर्चा करते हैं वो कहाँ से आएगा? यह जो वेलफेयर स्टेट है, यही वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को काम करने के लिए, गवर्नमेंट को सही तरीके से काम करने के लिए राज्य में यह व्यवस्था बनाई जाती है। राज्य कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है वेलफेयर स्टेट के ऊपर। आपका अगर राज्य कल्याणकारी राज्य अगर है, कल्याणकारी राज्य कैसे होगा? कल्याणकारी राज्य होगा जब आपको स्वास्थ्य की, शिक्षा की, आवास की, परिवहन की, संचार की, मनोरंजन की, विश्राम की, ये अगर सारी सेवाएं आपको मुहैया करा रहा है, तब वो बेहतर है। क्लियर है? देखिए, राज्य की जो शासन प्रणाली है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परंतु स्थिर अवस्था होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सरकारें क्या हो? अस्थिर नहीं होनी चाहिए। सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सरकार के स्थिर होना बहुत आवश्यक है। यदि किसी राज्य में रिवोल्यूशन हो जाए, क्रांति हो जाए, मिलिट्री डिफील्ट हो जाए या सैनिक पराजय हो जाए के फलस्वरूप सरकार कुछ समय के लिए लुप्त हो जाती है, तो यह नहीं मानना चाहिए कि राज्य लुप्त हो गया। जैसे अगर आप पाकिस्तान की आप बात करेंगे, पाकिस्तान में सपोज दैट अगर कोई बात होती है, वहाँ पे मिलिट्री अगर शासन लग जाता है, तो सरकार वहाँ ख़त्म नहीं होती है, कुछ समय के लिए जाती है, लेकिन यह आशा की जाती है कि पुनः वो नई सरकार के रूप में स्थापित होकर क्या होगा? सत्ता को प्राप्त करेगी। और जब सत्ता को प्राप्त करेगी तो वो अपने राज्य को, पुराने अस्तित्व को खोएगी नहीं, उस अस्तित्व को और मजबूत करते हुए और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाते हुए राज्यों को और मजबूत स्थिति प्रदान करेगी। क्लियर है? देखिए, अंतिम और सबसे आखिरी अगर हम चर्चा करेंगे तो वह होती है संप्रभुता। देखिए, ध्यान से देखिएगा, सॉवरेंटी की बात हम कर रहे हैं। सॉवरेंटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो संप्रभुता का अर्थ क्या है? देखिए, पहले समझ लीजिए हल्का सा, ये एक अलग विषय है, ये पूरे विषय पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। राज्य की ऐसी शक्ति जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं एवं कानूनों का पालन करा सके। ध्यान से सुनिएगा। एवं बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में किसी प्रकार का लेन देन, मैत्री और लड़ाई कर सके। राज्य अपनी संप्रभुता के कारण ही विधि सम्मत बल का प्रयोग कर सकता है या रख सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कानून का पालन कराने के लिए, बाहरी राज्यों से लड़ने के लिए, लेन देन करने के लिए, मैत्री बनाए रखने के लिए, जो विधि सम्मत जो प्रयोग बल का प्रयोग करना, विधि सम्मत बल का प्रयोग करना, बाई रूल बाई लॉ क्या नाम है, आप फोर्स के साथ आप प्रयोग कर रहे हो, उसके लिए जो शक्ति आपको प्रदान करता है वो कौन करता है? वो संप्रभुता प्रदान करता है। कोई राज्य जो है वो संप्रभुता के कारण न केवल अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है, बल्कि अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों के मामले में भी अंतिम सत्ता का दावा करता है। वो कहता है कि वो जो कुछ है सर्वोच्च है, वही सुप्रीम है, उसके बाद कोई सत्ता यहाँ पर नहीं है। वो इस तरह की बातें करता है, और जो अपने आप में निरंकुश सत्ता की बात करता है, एक मजबूत सत्ता की बात। देखिए जो राज्य है ना, राज्य क्या कहते हैं? अपनी विधि सम्मत
बल का प्रयोग जो मैंने बताया था, लेजिस्लेटिव कॉन्सर्निंग की जो मैंने बात की थी, उसका वो अधिकार रखता है। वो अन्य जो हमारे साहचर्य, जो रीति रिवाज है या जो आवश्यकता पर आधारित होते हैं, किंतु उनकी जो सदस्यता है वह स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, हो सकती। लेकिन राज्य की जो सदस्यता होती है, राज्य की सदस्यता क्या है, कंपलसरी है। इसको आप बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए राज्य की जो आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले को दंड का भागी होता है। इसलिए राज्य की देखिए, राज्य में आपकी स्वेच्छा ही नहीं, राज्य तो कंपलसरी है। राज्य के अंतर्गत आप जैसे पैदा होते हैं, तुरंत आप क्या होता है, राज्य का आप हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए कोई भी राज्य अपनी प्रभुसत्ता के बल पर न केवल अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है, बल्कि वह इसके आधार पर ही वह संपूर्ण इकाई के रूप में अन्य राज्यों, ध्यान रखिएगा, अन्य राज्यों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ यथोचित संबंध स्थापित करता है। किसके आधार पे, संप्रभुता के आधार पर। अपने राज्यों के साथ साथ वो क्या है, बाहरी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस पर भी क्या कहते हैं, उस पर भी अपने संबंध जो है उनको वो अडॉप्ट करता है, मजबूत बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात करता है, प्रथाओं की बात करता है। वह इन सभी को पालन करने के लिए की इच्छा है, इसको करना ही पड़ेगा, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, बल्कि इसकी बाध्यता है, आपको यह करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इस राज्य का क्या है, अहम हिस्सा है। लेकिन एक अगर राज्य है, यह भारत है और यह पाकिस्तान है, तो इसकी संप्रभुता अलग है और इनकी संप्रभुता अलग है। दोनों जो स्टेट हैं यह अपने अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों के लिए कोई विरोधाभास या कोई दबाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो रहने वाले व्यक्ति हैं वह इस बात को मानने के लिए बाध्य है, इसकी जो सरकार, इसकी जो संप्रभुता है, इसके ही अंतर्गत यह सारे लोग कार्य कर रहे होंगे। संप्रभुता किसी दूसरे देश के लिए नहीं है। आप संबंधों को बना सकते हैं, लेकिन आप संबंधों को बना के दबाव नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप संबंधों को बना सकते हैं कब तक, जब तक आपके राष्ट्रीय हित आपका सहयोग दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन आप उसको नकारात्मक, आप उसको पक्ष में नहीं ले जा सकते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई भी राज्य तभी तक अपना अस्तित्व कायम रह सकता है जब तक वह प्रभुसत्ता से संपन्न रहता है, ध्यान रखिएगा। तभी तक उसका क्या कहते हैं, अस्तित्व है, जब तक उसकी सॉवरेंटी क्या है, सिक्योर है। उसकी सॉवरेंटी, उसकी जो संप्रभुता है वह उसके पास है। यदि आंतरिक विद्रोह या अंदर का अगर विद्रोह हो जाता है या वह आक्रमण हो जाता है, तो ऐसे में क्या होती है, अपनी संप्रभुता खो देता है। लेकिन इसका परिणाम यह नहीं कि वो खत्म हो गया या राज्य खत्म हो गया, वो संप्रभुता रहती है। वो क्या होती है, किसी दूसरे के पास चली जाती है, लेकिन वह पुनः क्या कहते हैं, एक मजबूत स्थिति में फिर से वो आती है। तो इसलिए संप्रभुता कभी खत्म नहीं होती, संप्रभुता रहती है, लेकिन उसका रूप क्या होता है। इस इतने विषय के साथ हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट एक लिया हुआ था, ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम स्टेट एंड सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है, स्टेट एंड नेशन में क्या रिलेशनशिप है, और फिर लास्ट में चर्चा करेंगे आधुनिक राष्ट्र का जो अभ्युदय है, जो उदय हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। इस विषय पर हम चर्चा करके अपनी क्लास को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जिसे नहीं समझ में आया होगा, मेरी मेल आईडी है, मैं आपको मेल आईडी अपने लिख रहा हूँ, आप लोग इस मेल आईडी पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी AU@gmail.com, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। जैसे आप मुझे मेल करेंगे, इसका रिप्लाई आपको 2 से 3 घंटे में आपको दे दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। कोई समस्या होती है तो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने से बड़ी तन्मयता के साथ इसको सुना।